गुड आफ्टरनून। सब कुछ क्लियर है? ओके, तो हम बात कर रहे थे गुड आफ्टरनून इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को टारगेट करना था, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कल के क्लास के रिकॉर्डिंग क्या नहीं है अभी तक? आ गई ना? ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये 3 पॉइंट हमें समझना है। और इनिशिएशन के प्रोसेस आपने बोला इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3 के प्रेजेंस में होगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में आपने बोला कि 10 के प्रेजेंस में होगा। मैंने पहले आपसे बोल दिया था कि मेनली हमें टारगेट किसको करना है? मेनली हमें टारगेट करना है किसको? प्रोकैरियोटिक को। ठीक है, ट्रांसलेशन रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, कहां तक आया बेटा? क्या पिछले लेक्चर में ये वाली स्लाइड नहीं आई थी क्या? 1 मिनट, सेंट्रल डोगमा की बात हो ही गई थी, कहां तक नहीं आया है? प्रोकैरियोटिक, ये इंफॉर्मेशन पीपीटी आ गई थी ना? ओके, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अब इसके आगे की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं डायग्राम से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। और स्टार्टिंग से क्यों बेटा? जो भेज दिया वो अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको गलत डिलीट क्यों किया आपने? लेक्चर सिर्फ 38 मिनट का है। कोई नहीं, पीडीएफ तो आ गया ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी मैं चेक कर लूंगा एक बार। तो इनिशिएशन इनके प्रेजेंस में होगा, इसकी बात करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि प्रोकैरियोटिक में जो इनिशिएशन की प्रोसेस है, 1 मिनट, ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है पेन में, इसको मैं डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बेनिफिट ये होगा कि हमें समझना आसान होगा। तो बस इस पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो देखो इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन, ठीक है मैं देख लूंगा बेटा, 38 मिनट की क्लास थी, आई है कुछ ऐसा आपने बोला, ठीक है देख लूंगा, अभी पॉइंट पे आता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है इनिशिएशन, और इनिशिएशन के रेस्पेक्ट में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, एक एक करके बात करते हैं। आपने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक है, उस प्रोकैरियोटिक में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और फिर आपने बोला कि जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वो इन इनिशिएशन फैक्टर के प्रेजेंस में होगा, 1, 2, 3। इन सबका फंक्शन क्या है मैं आपको बता दूंगा, और फिर उसके बाद इन सबका फंक्शन क्या है ये मैं आपको बता दूंगा, और फिर उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इनके फंक्शन को याद नहीं रखना है। फंक्शन इसलिए समझना है क्योंकि उसी के बिहाफ पर आप इस डायग्राम को समझ सकते हो। एनसीईआरटी ने इनिशिएशन फैक्टर या इलॉन्गेशन में जो इलॉन्गेशन फैक्टर पढ़ेंगे उसकी बात नहीं की। एनसीईआरटी ने सिर्फ टर्मिनेशन में लिखा है कि रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, राइट।
ओके ठीक है, अब रिकॉर्डिंग थी या नहीं उसको छोड़ो, इस टॉपिक पे आओ बेटा, वो मैं चेक कर लूंगा कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनिशिएशन की बात हम करते हैं और इसके लिए नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने देखो। यहाँ पे आपने बोला ये mRNA है और mRNA में यहाँ पर है ये 5' और यहाँ पर है 3'। यूकैरियोटिक के mRNA में 5' की तरफ आपको याद होगा 7 mg की कैपिंग थी, 7 mg की कैपिंग यूकैरियोटिक में, और 3' की तरफ पॉलीएडेनिल की टेलिंग थी। ये हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, याद होगा मैंने पहले बोल दिया था कि बेसिकली हमें प्रोकैरियोट्स में ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में पढ़नी है। तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, स्लाइड चेंज नहीं हुई, दैट मीन्स ध्रुव जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? ध्रुव जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्लाइड चेंज नहीं हो रही मतलब? ठीक है, तो मैं चैटिंग अब बंद करता हूँ, चैटिंग पे ध्यान नहीं दूंगा कुछ, ठीक है, और मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आऊंगा। प्रोकैरियोटिक में 5' की तरफ होता है एसडी सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक में 5' की तरफ, जिसको हम बोलते हैं साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जिसमें रिजर्व सीक्वेंस जैसे आपने बोला एजीजी कुछ इस तरह से सीक्वेंसेस होते हैं। इन सीक्वेंस को हमें याद नहीं रखना, जैसे याद होगा प्रमोटर साइट पे आपने प्रिबनाउ बॉक्स या टाटा बॉक्स की बात की थी, प्रिबनाउ बॉक्स या टाटा बॉक्स की बात की थी, इस तरह वो आपने वहां पर डिफरेंट सीक्वेंसेस को भी याद रखा था। ये लो, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ चैट को, है ना, और अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो मैंने आपसे ये बोला कि ये सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ये याद रखना है कि साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, यानी अगर एमआरएनए में एसडी सीक्वेंस दिख रहा है तो समझना बात प्रोकैरियोटिक हो रही है, और 7 mg और पॉलीएडेनिलिक एसिड है तो समझना यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात हो। तो साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है 5' की तरफ, राइट। अब आपने बोला इनिशिएशन फैक्टर 3, यहाँ पे लिखा इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर जो 3 है उसके प्रेजेंस में यहाँ पर, इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में यहाँ पर एसडी सीक्वेंस आपने रिप्रेजेंट किया। इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आकर के इस एमआरएनए से जुड़ता है, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आरएनए से आकर के जुड़ता है, एमआरएनए से आकर के जुड़ता है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लो आपने बोला ये एमआरएनए, सपोज ये एमआरएनए है, यहाँ पर एसडी सीक्वेंस है, और फिर आपने इस तरह से एमआरएनए को रिप्रेजेंट कर, वो राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आकर के एमआरएनए से कहां पर जुड़ेगा, इसमें रोल प्ले करता इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 3। समझने के लिए पॉइंट याद रखना है, बाकी इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है फाइनली मैं बोलूंगा, याद मत रखना, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं पूछूंगा, आप जवाब दोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला आपसे इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट एमआरएनए से जुड़ती है, और इसके लिए राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में प्रेजेंट होता है एएसडी सीक्वेंस, एएसडी एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, यानी जैसे अगर साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस मान लो सीक्वेंस है एजीजी जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस में, यानी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस एमआरएनए पर है, राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट, राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में याद होगा आरआरएनए था, आरआरएनए था, याद है। अब आपको याद होगा कि राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में जो आरआरएनए है, तो आरआरएनए का काम था बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराना एमआरएनए और टीआरएनए को, याद है। तो एमआरएनए आपने बोला था राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट्स जुड़ता है और टीआरएनए राइबोसोम के लार्जर यूनिट्स जुड़ता है, पहले ये बात हो चुकी है। तो इसके बिहार पर मैं ये बोल रहा हूं कि राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में प्रेजेंट है एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, तो वाकई में राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में क्या प्रेजेंट है आरआरएनए, उस पर प्रेजेंट है एएसडी सीक्वेंस, और एमआरएनए पर एसडी सीक्वेंस,
ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसमें हेल्प करता है इनिशिएशन फैक्टर 3। तो इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट जाकर के उस एमआरएनए से जुड़ गया, ये आपने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है इनिशिएशन में। नेक्स्ट 3 इनिशिएशन फैक्टर की बात हुई, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। इन तीनों का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख जाएगा और फिर उसके बाद इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, हम इंटर कर देंगे इलॉन्गेशन में और फिर टर्मिनेशन की बात होगी। आप ये बताओ कि क्या यहाँ पर AUG इनिशिएशन कोडान है? किसको कोड करता है? मीथियोनिन को। UUU किसको कोड करता है? फिनाइलैनिन को। UUC किसको कोड करेगा? फिनाइलैनिन को, बिल्कुल सी। UAA क्या टर्मिनेशन कोडान है? ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 3 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, राइबोसोम के स्मॉलर में जुड़ चुकी है, आपने दिखाया। अब टीआरएनए आता है, जो क्लोवर लीफ मॉडल था उसकी जगह मैंने इन्वर्टेड एल शेप में टीआरएनए को दिखा दिया। सिंपल छोटा सा डायग्राम है, मैंने दिखा दिया। ये 5 डैश और इधर 3 डैश। आपको याद होगा ये 3 डैश होगा तो OH होगा और यहाँ पे अमाइनो एसिड है तो COH, इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। ये बात पहले हो चुकी है। एंटी सैंडलगर्नो सीक्वेंस ASD राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में जो rRNA होता है उस पर प्रेजेंट होता है, और साइन-डेल्गर्नो सीक्वेंस mRNA में होता है। समझ में आया विष्णु जी? एंटी सैंडलगर्नो सीक्वेंस rRNA में है, साइन-डेल्गर्नो सीक्वेंस mRNA। ठीक है, ये मैंने बोला कि एंटी आखिर में साइन-डेल्गर्नो सीक्वेंस तो क्या होगा? नाइट्रोजन बेस ही होगा ना, न्यूक्लियोटाइड होगा। उसका सीक्वेंस AGG कुछ इस तरह से वहां पर होता है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद नहीं रखना है, इसलिए मैं इसको काट दिया। अब इसके बाद अगले स्टेप में ये मैंने टीआरएनए को दिखा दिया इन्वर्टेड एल शेप में। ये 5 डैश, ये 3 डैश। आपको पता है 3 डैश की तरफ OH और अमाइनो एसिड का COH, इनके बीच में क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड। ये बात पहले हो चुकी है, राइट। इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTPA खर्च करके आप एक टीआरएनए ला करके यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब आप बताओ AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? आपको पता नहीं। इधर A है तो यहाँ पर U होगा, U है तो यहाँ पर A होगा, G है तो यहाँ पर C होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो याद रखना, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पिछले लेक्चर में हो चुका है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पिछले लेक्चर में हो चुका है, यानी सारे चार्ज टीआरएनए यहाँ पर आएंगे। अब कौन सा टीआरएनए कब आएगा वो डिपेंड करता है कि एमआरएनए में कोडॉन कौन सा है। अब AUG है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आएगा, UUU नेक्स्ट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए वाला आएगा, राइट। तो कौन सा टीआरएनए आएगा उसको डिसाइड कौन करेगा? एमआरएनए। कौन करेगा? एमआरएनए। अच्छा आप बताओ, क्या कोडॉन जानते हो? क्या ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या कोडॉन बनाते हैं? क्या ये कोडॉन है? क्या ये कोडॉन है? क्या ये कोडॉन है? और एंटी कोडॉन किस पे होता है? एंटी कोडॉन किस पे होता है? टीआरएनए पे। दैट मींस इस कोडॉन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये एंटी कोडॉन हो गया। 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एंटी कोडॉन बनाएंगे, तो एंटी कोडॉन टीआरएनए पर, कोडॉन एमआरएनए पर होता है। सही है। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP खर्च करके पहला टीआरएनए आकर के जुड़ा यहाँ पर। आपने इसको बोला इनिशिएशन एंटी कोडॉन। क्या बोला? इनिशिएशन एंटी कोडॉन। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी कोडॉन हुए उसमें से एक कोडॉन आपने बोला था इनिशिएशन कोडॉन, AUG या GUG दोनों में से कोई एक, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम इनिशिएशन फैक्टर 2 करता है। और इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम है कि जो उस इनिशिएशन कोडॉन की पहचान करने वाला टीआरएनए है उसको ला करके जोड़ना। यानी आप ये बोल लो कि इनिशिएशन कोडॉन के लिए स्पेशल टाइप का टीआरएनए या एंटी कोडॉन होता है जिसको ला करके जोड़ता है इनिशिएशन फैक्टर 2 इन द प्रेजेंस ऑफ GTP, राइट। ठीक है, ये आपने GTP एज एनर्जी खर्च हो रहा है बेटा। बोलो कि GTP खर्च हो रहा है, जैसे ATP खर्च करते हैं वैसे GTP खर्च करने की बात हो रही, यानी यहाँ पर एनर्जी लग रही है। जैसे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में आपने ATP खर्च किया था, वैसे ही आप एक GTP खर्च करके टीआरएनए को ला करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरा डायग्राम है इनिशिएशन में। अभी इनिशिएशन की ही बात है। ये तीनों डायग्राम मैं फिर से रिपीट करूंगा,
तीसरा डायग्राम आपके सामने आ गया। अब क्या इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि राइबोसोम की लार्जर यूनिट भी आकर जुड़ गई, राइबोसोम की लार्जर यूनिट जुड़ गई। ठीक है, जो हमारे कुछ समझदार लोग हैं वो अभी चैटिंग में थोड़ा शांति से बैठे हैं, ना तो टेस्ट में तो गड़बड़ होता है, यहाँ भी गड़बड़ होता है। बीच में कूद जाओगे तो क्या समझा पाऊंगा मैं। एक पूछा इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है, अरे खत्म हो गया क्या बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसका टाइम होता है तभी बोलना होता है, अभी इनिशिएशन फैक्टर 1 लेके बड़ी हूं तो समझ में नहीं आया। पॉइंट पे आते हैं। अब तक आपने बोला था यहां पर इनिशिएशन फैक्टर 3 था, राइट। देखो सबसे पहले एमआरएनए से राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट आकर जुड़ती है इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में। इनिशिएशन फैक्टर 2 के प्रेजेंस में पहला टीआरएनए आकर जुड़ता है। अभी भी देखो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रेजेंट है, राइट। जब इतना कुछ हो जाता है तब यहाँ से इनिशिएशन फैक्टर 3 हटता है, और इनिशिएशन फैक्टर 3 हटेगा तब राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के जुड़ेगी। यानी इनिशिएशन फैक्टर 3 का एक और काम है, वो ये कि जब तक पहला टीआरएनए जो आपने यहाँ पर ला करके जुड़ा ये जुड़ ना जाए तब तक ये यहाँ से नहीं हटता। अब इसके बाद राइबोसोम की लार्जर यूनिट को जोड़ना है तब जाके हटेगा। यानी स्टार्टिंग में ही अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तभी राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के ना जुड़ जाए, उस लार्जर यूनिट को जुड़ने से रोकने का भी काम करता है इनिशिएशन फैक्टर 3। तो इतना कुछ होने के बाद अब इनिशिएशन फैक्टर 3 बाहर जाएगा और राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के जुड़ेगी। तो अगले स्टेप में आप देख लो इनिशिएशन फैक्टर 3 हट चुका है और राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के यहाँ पे जुड़ गई। अब जब राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के जुड़ गई तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए साइट आपने बोला, पी साइट, ई साइट, 3 साइट आपने दिखाया है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ये 30th राइबोसोम, ये 50th राइबोसोम। ये इनिशिएशन में 3 डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया, ये तीसरा डायग्राम है। और फिर इसके बाद मैं इनिशिएशन से इस डायग्राम तक ये तीनों डायग्राम फिर से रिपीट करूंगा, फिर इलॉन्गेशन और फिर टर्मिनेशन में आएंगे। अब मैंने आपसे बोला कि ये ए साइट है, ये पी साइट है, ई साइट। ई, ए का मतलब अमीनो एसिड साइट या अमीनो एसिड साइट बोलते हैं, पी का मतलब पेप्टाइडिल साइट और ई का मतलब एक्सिट साइट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात करें तो उसने बोला है कि लार्जर यूनिट पर ए और पी साइट होता है, उसने ई साइट का नाम ही नहीं लिया, होता है नाम नहीं लिया। इसका मतलब ई साइट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। एक और बात, एक्चुअल में जो ए साइट, पी साइट और ई साइट, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ए साइट, पी साइट, ई साइट का मैक्सिमम पार्ट डेफिनेटली लार्जर यूनिट पे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा स्मॉलर यूनिट पर भी प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोले तो उसने बोला कि ए और पी साइट होता है राइबोसोम के लार्जर यूनिट पे। तो ये बोल रहा हूँ लार्जर यूनिट पे तो मैक्सिमम पार्ट है ही है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका स्मॉलर यूनिट पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आप देखो जब राइबोसोम की लार्जर यूनिट यहाँ पे जुड़ी तो ये पहला टीआरएनए था जिस पर था एयूजी के रिस्पेक्ट में यूएसी, और यहाँ पर था अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 1। आप बताओ ये मैंने अमीनो एसिड जो 1 लिखा है, अगर प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन चलता तो इस अमीनो एसिड 1 का नाम क्या होता है। एयूजी किसको कोड करता है, एयूजी किसको कोड करता है, मिथुनिन को। लेकिन प्रोकैरियोटिक में होता तो एन फॉर्मिल मिथुनिन हो जाता, राइट, और यूकैरियोटिक होता तो मिथुनिन हो जाता। मैंने अमीनो एसिड 1 लिख दिया, ठीक है। आपको पता है यू नेक्स्ट कोड करेगा फिनाइल एलानिन, मैं अमीनो एसिड 2 लिख दूंगा, ऐसे है, इसकी बात करूंगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि पहला जो टीआरएनए, पहला टीआरएनए वो किधर आता है, पी साइट पे। याद रखिए पहला टीआरएनए पी साइट पे, और इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे जो आपको आगे आते हुए दिखेंगे वो सब ए साइट पर आएंगे। फर्स्ट किधर आएगा, पी साइट पर, फर्स्ट आएगा पी साइट पर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टीआरएनए किधर आएंगे, ए साइट पर। पहला पी साइट पर, नेक्स्ट ए साइट पर, फर्स्ट हमेशा पी साइट पर। तो इस बात को समझिए इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है, इसकी बात करूं। इनिशिएशन फैक्टर 1 इस ए साइट को ब्लॉक करके रखता है
ए साइट को ब्लॉक करके रखता है ताकि पहला जो टीआरएनए आए वो पी साइट पर आए, ना कि ए साइट पे, पी साइट पर आए ना कि ए साइट पे। यानी ए साइट को ब्लॉक करके रखेगा, ए साइट को ब्लॉक करके रखेगा ताकि पहला टीआरएनए किधर आ जाए, पी साइट पर आ जाए। ये काम है इनिशिएशन फैक्टर 1 का। अब मैं इन तीनों डायग्राम में जो फैक्टर मैंने लिखा है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपसे बोला इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 1 का काम है कि ए साइट को ब्लॉक करके रखना ताकि पहला टीआरएनए पी साइट पे जुड़ सके। अब बताओ ये पॉइंट मैं पहले बोलता तो कुछ समझ में आता क्या? जब तक लार्जर यूनिट नहीं आता, ए पी आप नहीं देखते, कैसे समझ में आता? दूसरा पॉइंट, इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या है? इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम है कि पहला जो टीआरएनए है जो इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा उसको ला करके जोड़ना, और इस प्रोसेस में एक जीटीपी खर्च हो रहा है। और इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या है? राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट को एमआरएनए से जोड़ना, और आपको पता है एमआरएनए पर एसडी सीक्वेंस, और आपका जो राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट में आरआरएनए उसमें एंटी सैंडलगर्नो सीक्वेंस है। इसके रिकॉग्निशन के बिहाफ पर कहां जुड़ता है ये डिसाइड होगा, इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में जुड़ता है। प्लस इनिशिएशन फैक्टर 3 जब तक जुड़ा होगा राइबोसोम की लार्ज यूनिट आकर के नहीं जुड़ेगी, इसलिए जब सारे प्रोसेस कंप्लीट होने वाले होते हैं तब इनिशिएशन फैक्टर 3 बाहर आता है और राइबोसोम की लार्ज यूनिट आकर के जुड़ जाती है। इस तरह से इस एमआरएनए पर डायरेक्शन देखो 5' to 3', इस एमआरएनए पर राइबोसोम कंप्लीटली अटैच हो चुका है जिसमें स्मॉलर और लार्जर दोनों यूनिट प्रेजेंट है। अब पॉइंट ये है, बिल्कुल मेनली की बात होती है बेटा, मेनली की बात होती है, मेनली लार्जर। पॉइंट ये है कि अब क्या होगा, आप बता सकते हो ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में होगा? ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में? 5' to 3', बिल्कुल। यानी अब इस पे राइबोसोम मूव करेगा 5' to 3', यानी ये इधर से इधर मूव करने वाला है ट्रांसलेशन इस तरह से 5' to 3'। अब काम की बात, ना तो इनिशिएशन फैक्टर 1 याद रखना, ना तो इनिशिएशन फैक्टर 2 याद रखना, और नहीं इनिशिएशन फैक्टर 3 याद रखना। किसी भी फैक्टर्स का रोल आपको याद नहीं रखना। तो इनिशिएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, एयूजी या जीयूजी? ठीक है, किसको कोड करता है प्रोकैरियोटिक में? एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, और यूकैरियोटिक में मिथ्योनिन को कोड करता है। बस बात खत्म, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइबोसोम पे, और अगर बात करें एमआरएनए पर, तो मैं बोलूं अगर एमआरएनए पर 5' की तरफ एसडी सीक्वेंस है तो बताओ वो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक का। और अगर मैं बात करूं कि उसके 5' की तरफ प्रेजेंट है 7 mg 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो यूकैरियोटिक। बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनिशिएशन से। आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन सॉल्व कर तभी तो पता चलेगा कि आपको डाउट है कि नहीं। ये पॉइंट पूछा जाएगा, फैक्टर समझ याद ही नहीं रखना, लेकिन फैक्टर बताया क्यों? ताकि ये बात समझ में कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, इसलिए बताना जरूरी था, ताकि फैक्टर्स आपको याद नहीं रहे। नेक्स्ट, इलोंगेशन। नेक्स्ट डायग्राम इलोंगेशन में आएगा, और उसमें क्या होता है इसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इलोंगेशन में आते हैं। इलोंगेशन की प्रोसेस, और फिर से मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, इसलिए आपको सुनना है। मैं टर्मिनेशन के बाद फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सब कुछ बोलूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तब कंप्लीट माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्या है मैं शुरू से लेकर लास्ट तक समझाऊंगा, समझो फिर से। इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस, इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी के प्रेजेंस में इलोंगेशन होता है। यानी इलोंगेशन के प्रोसेस भी 3 फैक्टर के प्रेजेंस में हो रहा है। फिर वही बात फाइनली बोलूंगा, इनमें से किसी के बारे में याद नहीं रखना है, बट ये क्या रोल प्ले करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप बताओ, ये ए साइट है, ये पी साइट है, और ये ई साइट पे बात हो चुकी है। पहला टीआरएनए क्या पी साइट पर था? क्या पहला टीआरएनए पी साइट पर था? ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं पहले वाला डायग्राम करता हूँ, तीसरे डायग्राम। पहला टीआरएनए आपके पी साइट पर, और जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है ना उसमें क्या बना है वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर उस डायग्राम पे जाऊंगा। नेक्स्ट टीआरएनए कहाँ आएगा? ए साइट पर आएगा। नेक्स्ट टीआरएनए ए साइट पर, हमेशा नेक्स्ट किधर आएगा? ए साइट पर आएगा। तो बताओ यहाँ पर यू 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 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए ए ए ए ए एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए आएगा यहाँ पर। और इसको आपको पता है यहाँ पर फिनाइल एलेनिन होगा, मैंने बोल दिया ये अमाइनो एसिड 2 हो गया। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ अमाइनो एसिड 2 हो गया। ठीक है, इस ए साइट पर जो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा उसको लाता है इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस,
और इस प्रोसेस में एक जीटीपी खर्च होता है। याद रखना, जीटीपी खर्च होती है। ये जो मैं बोल रहा हूं आपको अगले डायग्राम में दिखेगा, लेकिन अभी मैं समझा देता हूं, फिर अगले डायग्राम में देख लेंगे। यानी पहला टीआर ने जो पी साइट पर आया, इसको इनिशिएशन फैक्टर 2 ला रहा है। इनिशिएशन फैक्टर 2 याद होगा, पहला टीआर जो स्पेशल टाइप का है उसको इनिशिएशन फैक्टर 2, उसके बाद जितने भी टीआर आएंगे वो किधर आएंगे, ए साइड पर, और उन सबको लाएगा कौन, इलॉन्गेशन फैक्टर टी, इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस, और हर बार एक जीटीपी खर्च करना है। तो आपने बोला यहाँ पर एक टीआर ने आ गया भाई, ठीक। तो आप बताओ क्या ए साइड पर जो टीआर ने उसके पास अमाइनो एसिड, और पी साइड पर भी टीआर ने इसके पास भी अमाइनो एसिड। अब क्या होता है, इस बात को आप अगले वाले डायग्राम से देखने वाले। देखो क्या यहाँ पर ये टीआरएनए पर जो ए साइड पर टीआरएनए, इलॉन्गेशन फैक्टर टीयू, इलॉन्गेशन फैक्टर टीएस और जीटीपी के प्रेजेंस में आपने यहाँ पर टीआरएनए लाया, सही है, ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, टीयू टीएस के प्रेजेंस में प्रोसेस होगा। अब आप बताओ यहाँ पर अमाइनो एसिड 2 आपने बोला, अब क्या होगा, जो पी साइड पर टीआरएनए, पी साइड पर जो टीआरएनए, ये 5' to 3', याद होगा इसका OH और इसके COH के बीच में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड था। ये एस्टर बॉन्ड टूटता है, यहां से ये एस्टर बॉन्ड टूटेगा, एस्टर बॉन्ड टूटेगा तो जो पी साइड पर अमाइनो एसिड है और जो ए साइड पर अमाइनो एसिड है, इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में क्या बनेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। किसके प्रेजेंस में, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, राइबोजाइम का एग्जांपल था, पढ़ा था हम लोगों ने, याद है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज राइबोजाइम का एग्जांपल था। राइबोजाइम जिसमें आरएनए एंजाइम की तरह काम करे, बताओ प्रोकैरियोटिक में कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट होगा इस पेप्टाइड ट्रांसफरेज में, प्रोकैरियोटिक में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा, 23S आरआरएनए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अगर यूकैरियोटिक की बात करते तो 28S आरआरएनए इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, राइट। तो इस आप ये बोल लो कि इस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसमें जो पी साइड पर है, जो पी साइड पर है इसके COH और जो ए साइड पर है इसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बात को मैं अगले स्लाइड में डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूं। फिर से बोलता हूं, ये क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा वो फाइनली मुझे उसी को बोलना है। मैंने पहले बोल दिया फैक्टर्स आप पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि जो पी साइड पर है अमाइनो एसिड और जो ए साइड पर अमाइनो एसिड है, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो बताओ पी वाला जो अमाइनो एसिड है, क्या पहला अमाइनो एसिड पी साइड पर है, अमाइनो एसिड 1, ठीक है, और जो ए साइड पर है, जो ए साइड पर है ये दूसरा वाला अमाइनो एसिड 2 आपने बोल दिया, तो इसको मैंने बोल दिया n, ये पहला वाला n है, तो जो भी होगा उसको n+1 बोलूंगा, तो इसको n, इसको n+1 मैंने बोल दिया। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं n+1 ऐसे भी बोलते हैं। पहला वाला n हो गया, इसके बाद जितने भी आएंगे +1 +2 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो राइबोज है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो मैंने बोला जो पी साइड पर, आप बताओ पी साइड का जो अमीनो एसिड क्या उसके कार्बोक्सिलिक और जो ए साइड पे उसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी बात को मैं फिर अभी इस स्लाइड पे लौट के आऊंगा, इस स्लाइड पे लौट के आऊंगा जो आपके सामने, मैं अगली स्लाइड पर ये पॉइंट अभी समझाता हूं। आपने बोला ये पी साइड और यहाँ पर ए साइड, ठीक है, पी साइड पर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड पी साइड वाला आपने दिखा दिया, और ये अमीनो एसिड आपने एक दिखा दिया ए साइड। तो आपने बोला ये जो अमीनो एसिड है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो, और यहाँ पे जो ए साइड पे इसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने बोला यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो राइबोजाइम है, प्रोकैरियोटिक में 23S आरएनए। तो आप ये बताओ पी साइड में क्या इधर ये एन टर्मिनल बोल दूं मैं, एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप है, और ए साइड की बात करें तो इधर कार्बोक्सिलिक है, इसको मैं क्या बोल दूं, सी टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक है तो सी टर्मिनल। यानी ये मान लो ये एक अमीनो एसिड आपका ये हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड आपका ये हो गया, और इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर ये एन टर्मिनल, यहाँ पे सी टर्मिनल। इस तरह से अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को दिखाया जाए तो यहाँ पर एन टर्मिनल होगा, इधर सी टर्मिनल, सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक जिधर ग्रुप होगा, और एन टर्मिनल मतलब जिधर अमीनो ग्रुप होगा। तो इस तरह से एन और सी टर्मिनल को आप रिप्रेजेंट करते हो। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है इस पॉइंट में कि पी और ए साइड, दो आपने साइड रिप्रेजेंट किया, पी और ए साइड, राइट।
तो पी साइट और ए साइट पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे उसमें पी साइट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइट पर अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये फिक्स है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम which contain 23 sRNA in the case of prokaryotic and 28 sRNA in the case of eukaryotes, right? सही है, ठीक है। इसी बात को मैं अब अपने पहले वाले डायग्राम पे आता हूँ। तो यहाँ पर आपने बोला ये टी आरएनए दिख रहा है ना, ये टी आरएनए जो ए साइट वाला ये टी आरएनए आपने दिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ये टी आरएनए। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, वाटर तो रिमूव होगा बेटा। अब किसी को पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में नहीं पता है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ लियो, ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप बताओ अब आगे क्या होता है इसकी बात करते हैं। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब मेरा क्वेश्चन है क्या यहाँ पर ए साइट अभी खाली है क्या? नहीं है। कोई पूछ रहा है सर इतना सब याद कैसे करेंगे? ठीक है, उतना कुछ है ही नहीं याद करने के लिए। मैं आपसे 10 क्वेश्चन के आसपास पूछूंगा, ट्रांसलेशन कंप्लीट वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन सवाल है वो 10 क्वेश्चन में पहले नहीं पूछ सकता, मैं पहले तो समझाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो राइबोसोम है वो 5 to 3 डेज आगे मूव करता है, ये आगे मूव करेगा और इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। तो जब ट्रांसलोकेशन में आगे बढ़ता है तो ट्रांसलोकेशन पहली बात इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी के प्रेजेंस में होता है। इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी के प्रेजेंस में ट्रांसलोकेशन होता है। यानी इलोंगेशन फैक्टर टीएस का काम है टीआरएनए को, जो चार्ज टीआरएनए उसको ए साइट पर ला करके जोड़ना, और राइबोसोम को आगे बढ़ाने में ट्रांसलोकेशन में रोल प्ले करता है इलोंगेशन फैक्टर जी, और दोनों में जीटीपी खर्च होता है। तो आप बताओ जब ये आगे बढ़ेगा तो होगा क्या? ये जो ए साइट पर है ना टीआरएनए वो पी पर आता है, पी वाला ई पर आएगा, ए साइट खाली हो जाएगा। यही देखो इसीलिए मैंने पहले डायग्राम बना रखा है। जो ए पर है देखो, ए वाला किधर आ गया? पी पर दिख रहा है ना, अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड 1 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ए वाला पी पर आ गया और पी वाला जो था, अब बताओ जो पी वाला टीआरएनए था, क्या उस टीआरएनए के पास कोई भी अमीनो एसिड है क्या? नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज टीआरएनए। इसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो अमीनो एसिड था वो तो इस पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ चुका है, तो इसको डिस्चार्ज टीआरएनए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको पता है ये पी साइट है और ये ई साइट पे ये डिस्चार्ज टीआरएनए। यानी चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आता है। देखो होता है प्रोसेस ऐसे चल रही है, ये 5' to 3' है, तो इस तरह से राइबोसोम मूव करेगा। जो टीआरएनए वो ए से पी पर, पी से ई पर, ई से बाहर, डिस्चार्ज टीआरएनए से बाहर आएगा, फिर उसकी चार्जिंग वगैरह होगी, फिर वो ए साइड पर आएगा, फिर पी साइड, फिर ई साइड। अमीनो एसिड को लेके कौन आ रहा है? टीआरएनए आ रहा है। अब कौन सा टीआरएनए आके जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कि एमआरएनए पर कोडान का सीक्वेंस क्या है, राइट। तो आपने बोला अब देखो ए साइड खाली हो गया, अब ए साइड खाली हो गया तो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, यूयूसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा। लो मैं टीआरएनए लेके आ रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको पता है एएजी होगा, मैंने नहीं लिखा, आपको पता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अमीनो एसिड 3 हो जाएगा। अब बताओ ये टीआरएनए आया किसके प्रेजेंस में आया? बताओ ये टीआरएनए किसके प्रेजेंस में आएगा? इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस और जीटीपी के प्रेजेंस में। इलोंगेशन फैक्टर टी, इलोंगेशन फैक्टर टीएस और जीटीपी के प्रेजेंस में आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप बताओ फिर यहाँ पर क्या होगा भाई? एस्टर बॉन्ड टूटेगा। ये सब पेप्टाइड ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हो रहा है। एस्टर बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इस दौरान जो पी पर है इसके कार्बोक्सिलिक और ए पर इसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड ट्रांसफरेज। यानी जो प्रोसेस इलोंगेशन हमने पहले पढ़ा वही अब रिपीट होता जाएगा, अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए, ये ऐसे चलता रहेगा। यानी अब फिर राइबोसोम आगे बढ़ेगा, तो राइबोसोम को लो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बताओ राइबोसोम को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बोलूंगा? ट्रांसलोकेशन किसके प्रेजेंस में होगा? इलोंगेशन फैक्टर जी और जीटीपी के प्रेजेंस में होगा। सही है। अब ये आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ेगा तो फिर वही ए वाला आएगा पी पर, पी वाला आएगा ई पर, ई से जो था वो बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए।
तो डेफिनेटली अब अगला कोडान आपको दिख भी रहा है, UAA है, मतलब टर्मिनेशन है, यानी अब मैं प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहता हूं और इसके लिए मैं टर्मिनेशन पे जाऊंगा। ये डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैं टर्मिनेशन पे आऊंगा और ये मैंने टर्मिनेशन की बात कर ली, ये मैंने टर्मिनेशन का डायग्राम बना दिया, इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक बार इसको रिपीट करने के बाद आप जवाब दे देते हो तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई बोला दोबारा समझा दीजिए, ठीक है बिल्कुल समझाऊं, मैंने पहले बोल दिया कि समझाना है ही। अब कोई हार नहीं है, अगर आप ये मान के चलोगे ना कि टफ टॉपिक है, ये है वो है, तो फिर तो समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सुनिए समझिए, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम हैं, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही होने वाली हैं। यहाँ पे स्लाइड आएगी, उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो किसी को इंटरेस्टिंग लग रहा है और किसी को टफ, जो कोरिलेट नहीं कर पा रहा पिछली स्लाइड के बाद अगली स्लाइड में, उसको टफ लगेगा। ठीक है, पॉइंट पे आए, ठीक है। अच्छा, कोई बोल रहा सर मिक्स हो जा रहा है, कोई बात नहीं, मिक्स हो जाएगा तो बाइफरकेट मैं करूंगा। मैंने तो आपसे बोला कि मैं इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आप जवाब देते हो तो सब कुछ ठीक है। कोई बोला बहुत मजा आ रहा है सर, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन की प्रोसेस बताओ, इनिशिएशन की प्रोसेस इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन की प्रोसेस इलॉन्गेशन फैक्टर, और टर्मिनेशन की प्रोसेस रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में होता है। रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3, और यहाँ भी जीटीपी खर्च हो, इन फैक्टर्स के प्रेजेंस में टर्मिनेशन होता है। एनसीईआरटी ने न तो इनिशिएशन फैक्टर की बात की, न ही इलॉन्गेशन फैक्टर की बात की, ठीक है, न तो इनिशिएशन की बात की, न तो इलॉन्गेशन, मतलब नहीं याद रखना। अब मैं इनिशिएशन और इलॉन्गेशन आपसे पढ़ा चुका हूं, तो चलिए इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर टर्मिनेशन पे आ जाता हूं, ठीक है। बताओ इनिशिएशन कौन कराता है, इनिशिएशन कौन, क्या उसका नेचर ड्यूअल है, दो काम करता है, एक इनिशिएशन का और दूसरा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने। प्रोकैरियोटिक होगा तो एन फॉर्मिल मीथ्योनिन और यूकैरियोटिक होगा तो मीथ्योनिन। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में 5' की तरफ एसडी सीक्वेंस होता है और यूकैरियोटिक में मैंने बोला 7mg होते हैं। बस इनिशिएशन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन इनिशिएशन से। इलॉन्गेशन में आता हूं, क्या जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होता है? क्या ये राइबोजाइम है? क्या प्रोकैरियोटिक में इसके अंदर 23 एसआरआरएनए और यूकैरियोटिक में 28 एसआरआरएनए होता है? जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो पी साइड पर है, जो पी साइड पर उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो ए साइड पर उसका अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बात खत्म, ये क्वेश्चन है। इलॉन्गेशन से क्या टफ है इसमें बताओ ना, इस जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसमें क्या टफ है, कुछ टफ है क्या? सॉल्व है, मॉड्यूल सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी है ना। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप बस सुनते रहो, मैंने फाइनल कमेंट मैंने बोला ना, फाइनल बोलूंगा, हो जाएगा ना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख के तो टफ लगता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। चलो पॉइंट पे आते हैं। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3 के प्रेजेंस में होता है। आपको बस ये याद रखना है कि टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में होता है, 1 2 3 नहीं याद रखना। यानी यहाँ पे बस याद रखना कि रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में प्रोसेस टर्मिनेट होगा, 1 2 3 नहीं याद रखना, बट समझना है तो 1 2 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और क्या लिख रहा हूँ, मैंने ये बोला कि रिलीजिंग फैक्टर 1 UAA और UAG टर्मिनेशन कोडान की पहचान करते हैं। रिलीजिंग फैक्टर 2 UAA और UGA की पहचान करता है, यानी UAA पहचान करने का काम 1 और 2 दोनों करते हैं, जबकि UAG होगा तो उसको पहचानेगा 1 ही केवल, और UGA होगा तो उसको उसकी पहचान रिलीजिंग फैक्टर 2 ही करेगा। रिलीजिंग फैक्टर 3 का काम है सेपरेट रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 2। रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2 को हटाने का काम करता है रिलीजिंग फैक्टर 3। अब क्या हटाना है, कैसे रिलीज करना, वो प्रोसेस डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट पे आते हैं। आपने बोला यहाँ पे देखो, ये जब राइबोसोम मूव करते करते आगे बढ़ा ट्रांसलोकेशन से, तो बताओ ये जो ए वाला था वो पी पर आ गया, और याद होगा पी पर
आपको याद होगा ये अमीनो एसिड 3 2 1 ऐसे तो रिप्रेजेंट किया था, ये याद है? ठीक है, अब वही बात फिर से होगी। यहां पर आकर देखो UA है तो यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर 1 है, 1 भी आ सकता था 2 भी आ सकता है, मैंने 1 की भी यहाँ पे बात करी है। रिलीजिंग फैक्टर 1 आके यहाँ पे जुड़ता है। आप बताओ जब ये मूव करके आगे बढ़ा तो क्या ए साइड खाली हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसलोकेशन से जब आगे बढ़ा तो ए साइड खाली हो गया। अब ए साइड खाली हो गया तो अभी तक होता था कि ए साइड पर कोई नया टीआरएनए लेकर आता था, इलांगेशन फैक्टर TU और इलांगेशन फैक्टर TS, लेकिन टर्मिनेशन कोडॉन के लिए कोई भी एंटी कोडॉन, कोई भी टीआरएनए नहीं होता, यानी नो टीआरएनए या नो एंटी कोडॉन फॉर नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए या उस पर जो एंटी कोडॉन है वो नहीं होता है। यानी जब टर्मिनेशन कोडॉन हो गया तो ए साइड पर आ गया तो ए साइड पर अब कोई भी टीआरएनए नहीं आने वाला। तो यहां पर आके जुड़ा रिलीजिंग फैक्टर, नाम से लग रहा है रिलीजिंग फैक्टर, सब कुछ रिलीज करने वाला। कैसे समझते हैं? जब हमने प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत की थी तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, एमआरएनए, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट, फिर पहला टीआरएनए जुड़ा और फिर राइबोसोम की लार्जर यूनिट जुड़ा, फिर इलांगेशन आपने बोला ये मूव करते हुए आगे चलता गया, ए वाला पी पर, पी वाला ई पर, और इस तरह से उन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता गया। अब यहाँ पर जब वो मूव करते करते रिलीजिंग कहाँ आ जाएगा, टर्मिनेशन कोडॉन के पास आ जाएगा तो रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, सबसे पहले ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, सॉरी ये जो पेप्टाइड बॉन्ड में पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ा हुआ है, आप बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये जो ब्लैक एरो मैंने दिखा यहाँ पर, ये कौन सा बॉन्ड है? जिसे एस्ट्रा बॉन्ड, बिल्कुल टीआरएनएस के जो एस्ट्रा बॉन्ड है इसको काटता है, तो इस पर इसका इफेक्ट मैंने दिखा, ये कट हो गया और ये कट होगा तो पेप्टाइड चेन बाहर आ जाएगा, पेप्टाइड चेन ये बाहर रिलीज हो जाएगा, तो पेप्टाइड चेन, एमआरएनए, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट, लार्ज यूनिट, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो मैंने बोला ये पेप्टाइड चेन 1 2 3 अलग हो गया, प्लस क्या अलग हुआ, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट, लार्ज यूनिट, ये सब कुछ टर्मिनेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है टर्मिनेशन से ये कि टर्मिनेशन कोडॉन कितने थे? 3। कौन कौन से? UAA, UAG, UGA। और यहां से क्वेश्चन ये कि टर्मिनेशन के प्रोसेस किस फैक्टर के प्रेजेंस में होता है? तो रिलीजिंग फैक्टर। किसके प्रेजेंस में? रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन मैंने लिखा, ये भी पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। हो क्या रहा है मैं एक बार इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर उसके बाद से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एमआरएनए पर 5' की तरफ एसडी सीक्वेंस था, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट पे, जो मैंने बताया वो समझा रहा हूँ, राइबोसोम क्या क्वेश्चन पूछ लेगा फिर बोलूंगा। राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट पे एएसडी सीक्वेंस है, इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में, इनिशिएशन फैक्टर 3 के प्रेजेंस में यहां पर आकर के राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट जुड़ जाए। फिर उसके बाद पहला टीआरएनए इनिशिएशन फैक्टर 2 ला करके जोड़ता है, इस प्रोसेस में जीटीपी आपने खर्च कर दिया। फिर इनिशिएशन फैक्टर 3 हटता है और राइबोसोम की लार्जर यूनिट आकर के जुड़ती है। इनिशिएशन फैक्टर 1 का काम था ए साइड को ब्लॉक करके रखना ताकि पहला टीआरएनए किधर आके जुड़े, पी साइड को। याद रखना पहला टीआरएनए किधर जुड़ता है, पी साइड। फिर आपने बोला कि अब अगला टीआरएनए ए साइड पर आएगा, इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर TS और GTP के प्रेजेंस में, और फिर ये ट्रांसलोकेशन से राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, नया ए साइड खाली होता जाएगा और उस पे नया टीआरएनए, इलॉन्गेशन फैक्टर TU और TS लाता जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन ना आ जाए। और जब टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा तो रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशिएशन की बात करें, इनिशिएशन कोडॉन याद रखो, किसको कोड करता है वो याद रखो। टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन कोडॉन याद रखो, और किस फैक्टर के प्रेजेंस में होगा, रिलीजिंग फैक्टर याद। इलॉन्गेशन में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम याद रखना है, राइबोजाइम है ये याद रखना है, 23S आरआरएनए प्रोकैरियोटिक में, 28S आरआरएनए उसमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो जो पी साइड पर उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो ए साइड पर उसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। और अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करें तो क्या यहाँ पर एन टर्मिनल और यहाँ पर ये सी टर्मिनल होगा। एन समझ रहे हो, अमीनो और जैसे कार्बोक्सिलिक हो सी टर्मिनल होगा,
पहला टीआरएनए पी साइट पर और नेक्स्ट इसके बाद जितने भी होंगे सब ए साइट पर आएंगे, राइट। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर आप ये बताओ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 1 2 3 अमाइनो एसिड, 1 2 3, आप बताओ इस एक अमाइनो एसिड के लिए क्या इस एमआरएनए पे देखो कितने कोडॉन हैं। अगर 3 अमाइनो एसिड है, इस एमआरएनए पे कितने कोडॉन हैं? 4। तो 3 अमाइनो एसिड के लिए 3 सेंस कोडॉन हो जाएंगे और एक नॉन सेंस कोडॉन, राइट। 4 कोडॉन। एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 3। तो 4 कोडॉन में टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ये बात पहले हो चुकी है, ये बात पहले हो चुकी है, राइट। अब एक टर्म में यूज कर रहा हूं सिस्ट्रॉन, ये टर्म यूज कर रहा हूं सिस्ट्रॉन, ठीक है। डीएनए का वो पार्ट, डीएनए के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्ट्रॉन, हम डीएनए के लिए टर्म यूज करते हैं सिस्ट्रॉन। डीएनए का वो पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में रोल प्ले करे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में रोल प्ले करे, उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सेमर बेंजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटान, ये 3 टर्म डीएनए के लिए दिया था। जिसमें म्यूटेशन हो जाए स्मॉलेस्ट पार्ट डीएनए, जिसमें म्यूटेशन होता है उसको म्यूटान बोला, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसको रिकॉन बोला, और वो डीएनए का पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या डीएनए डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा? क्या पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ेगा, यानी प्रोटीन की बात हो रहा है? नहीं, बीच में क्या आएगा? एमआरएनए, बीच में आएगा एमआरएनए। तो याद होगा एमआरएनए के लिए आपने एक टर्म यूज किया था पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए और मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बोला था, ठीक है। तो डीएनए की ही तो इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर के, अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन को एमआरएनए ही तो न्यूक्लियस से लेकर के साइटोप्लाज्म में आ रहा है, और वहां पे फिर राइबोसोम जुड़ेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर वो एमआरएनए जिसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन है तो वो पॉलीसिस्टोनिक, और जिसके पास एक था वो मोनोसिस्टोनिक था। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहां से आया? डीएनए से आया। कहां से आया? डीएनए से आया। तो सिस्ट्रॉन टर्म डीएनए के लिए, सिस्ट्रॉन टर्म डीएनए के लिए। और आप बताओ अगर उस एमआरएनए में 12 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, 12 नाइट्रोजन बेस है, तो बताओ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है कि डबल स्ट्रैंड होता है? डबल स्टैंडर्ड है, यानी उस डीएनए ब्रैकेट में बोल दिया यहाँ पे सिस्ट्रॉन या डीएनए बोला, कितने नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो जब भी सिस्ट्रॉन बोला जाए समझना डीएनए की बात हो रही है, और आपको पता है डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। हाँ, किसी ने बोला बिल्कुल सही है, किसी ने बोला कि डीएनए इज ग्रैंडफादर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि पहले बनता है एमआरएनए और फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। एक बात, दूसरी एक और बात आपसे डिस्कस करता हूं मैं। आप ये बताओ, डीएनए से मैंने बोला था आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इन सब का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं। बताओ अमाइनो एसिड को कैरी कौन कर रहा है? टीआरएनए। राइबोसोम के अंदर कौन प्रेजेंट है? आरआरएनए स्ट्रक्चरल रोल। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज में कौन प्रेजेंट है? आरआरएनए कैटालिटिक रोल। और प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को लेकर के डीएनए से कौन लेके आ रहा है? एमआरएनए। अब आप बताओ प्रोटीन की प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है? डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में क्या ये रोल प्ले करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमीनो एसिड का सीक्वेंस। पॉलीपेप्टाइड चेन आपने यहां बना दिया, इसमें जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, राइट। और आप बताओ यहां पर आपने बोला कि मिथ्योनिन है, यहां पर आपने बोला फिनाइलएलानिन है, फिर आपने बोला यहां पर फिनाइलएलानिन। बताओ इसको डिसाइड कौन कर रहा है कि यहां पर क्या होगा? एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन, एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन। यानी एमआरएनए ही वो आरएनए है जो डिसाइड करेगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रहा है उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि जैसा कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आकर के यहां पर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ता हुआ दिखेगा विद द हेल्प ऑफ टीआर, राइट।
ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है कि 25 अमाइनो एसिड को 25 अमाइनो एसिड, मान लो ये 25 इस तरह से मैंने कुछ दिखा दिया, 25 अमाइनो एसिड को एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ने के लिए कितना एटीपी और कितना जीटीपी खर्च होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब आपसे एनर्जी के मामले में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, चांसेस 9 के बराबर है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एटीपी जीटीपी की बात ही नहीं की, राइट। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसको बस सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे आज के दिन नहीं पूछा जाएगा। एक अमाइनो एसिड को इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ने में, एक अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ने में 1 एटीपी और 2 जीटीपी कंज्यूम होता है। एक अमाइनो एसिड कैसे, मैं बता दूंगा। एक अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए 1 एटीपी और 2 जीटीपी खर्च होगा। तो 25 के लिए बोला जाए तो आपको पता है 50 एटीपी, सॉरी 25 एटीपी और 50 जीटीपी कंज्यूम होगा। अब ये एक अमाइनो एसिड के लिए 1 एटीपी और 2 जीटीपी आया कहां से, मैं आपको ये समझा देता हूं। चलो आप ये बताओ, अब बताओ, ये mRNA, ये एसडी सीक्वेंस, ये 5' ये 3' AUG है और यहाँ पे UUUS है, ठीक है। फिर आपने UUC कुछ ऐसे लिखा था, फिर UAA लिखा था। आप बताओ 25 की बात कर रहे हैं हम लोग, 25 अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ना है। बताओ जोड़ने से पहले क्या, सबसे पहले एटीपी में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्या सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा? तो बताओ 25 अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराने के लिए क्या 25 एटीपी खर्च होगा? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यानी 25 अमीनो एसिड को अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ना है तो सबसे पहले एक्टिवेशन कराना होगा। तो 25 अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराने के लिए 25 एटीपी खर्च होगा। अब हमें कैलकुलेट करना 50 जीटीपी, ये समझना है। लेकिन फिर वही बात, मैंने बोला क्वेश्चन यहां से पूछा जाए आज के डेट में चांसेस कम हैं, लेकिन पूछा है तो जवाब देंगे। देखो अब क्या था, क्या इस तरह से ये राइबोसोम मैंने लिखा, ये राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट। अब बताओ जो पहला टीआरएनए यहाँ पर आया था, ये फर्स्ट टीआरएनए, इसके पास अमीनो एसिड था, इस फर्स्ट टीआरएनए को जोड़ा था तो क्या इलॉन्गेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 2 और जीटीपी के प्रेजेंस में जोड़ा था, ठीक है। तो आप ये बताओ पहला टीआरएनए जोड़ने के लिए क्या 1 जीटीपी खर्च हुआ? 1 जीटीपी ना, बस यही वाला पॉइंट कंफ्यूजन करता है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताओ ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताओ। अब अगले कोडान को रीड करने के लिए क्या राइबोसोम को आगे बढ़ाना जरूरी है? इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। किसके प्रेजेंस में होता है? यानी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, समझना। एक कोडान फिर अगला कोडान, फिर इलॉन्गेशन फैक्टर जी और जीटीपी, याद होगा मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं। जीटीपी, यहां भी एक जीटीपी आपने खर्च कर दिया, अब एक जीटीपी खर्च करके राइबोसोम को आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट राइबोसोम में डायरेक्ट यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 5' to 3', यहाँ पर AUG UUU UUC UAA, ठीक है। अब आपका राइबोसोम यहां पर आ गया। लो भाई अब बताओ इस राइबोसोम यहां पर आ गया तो आप बताओ ये पी साइट है और मान लो ए साइट है। अब बताओ यहां पर जो टीआरएनए आएगा, क्या इस टीआरएनए को लाने में भी एक जीटीपी खर्च होगा इलॉन्गेशन फैक्टर टी और टीएस के साथ साथ, है ना। तो इस बात को समझना, ये लो ये अगला अमीनो एसिड आ गया, ये अगला टीआरएनए। आप इस बात को ऐसे समझो कि नेक्स्ट ए साइट पर टीआरएनए लाने के लिए 2 जीटीपी खर्च हो रहा है, एक ट्रांसलोकेशन में और एक टीआरएनए को लाने में। एक ट्रांसलोकेशन में और टीआरएनए को लाने में। पहले वाले टीआरएनए को छोड़ करके, पहले वाले टीआरएनए को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं आपसे। अरे बोलो भाई, क्योंकि पहला वाला तो खाली था, वहीं आगे जुड़ता है, पहला पी साइड पे जुड़ता है, पहला तो पी साइड पे जुड़ेगा, लेकिन मैंने बोला था अगला हमेशा ए साइड पे जुड़ेगा। तो ए साइड खाली कराने के लिए पहले बढ़ाना है और फिर जोड़ना है, दोनों में एक एक जीटीपी खर्च होगा। अब बताओ नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस, क्या यहाँ पर ये एक जीटीपी खर्च होगा ट्रांसलोकेशन में? अब ये आगे बढ़ेगा, ये 5' to 3', ठीक है। आप बताओ ए यू जी यू 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 सी, मैंने ऐसे, फिर यू ए। बताओ नेक्स्ट यहां पर आया ये ऐसे, फिर टीआरएनए आएगा, क्या यहां पर भी एक जीटीपी खर्च करेंगे हम? एक जीटीपी यहां पर भी खर्च करेंगे,
अरे बोलो। तो फिर वही बात, क्या एक टीआरएनए के लिए आप 2 जीटीपी खर्च कर रहे हो, यहाँ पर एक टीआरएनए के लिए 2 जीटीपी खर्च कर रहे हो, 2 जीटीपी यहाँ पर खर्च हो रहा है और 2 जीटीपी यहाँ पे खर्च हो रहा है, 1 जीटीपी ट्रांसलोकेशन में, 1 जीटीपी टीआरएनए को लाने में। एक्सेप्ट वन, बिल्कुल एक्सेप्ट वन, बिल्कुल सही है। पहले वाले को छोड़कर, पहले में सिर्फ टीआरएनए आ रहा है, ट्रांसलोकेशन को एनर्जी खर्च होने की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद वाले में ट्रांसलोकेशन और टीआरएनए को लाने में खर्च हो रहा है। चाहिए ना, जोड़ तो रहे हैं बेटा, ये साइड पर जोड़ने के लिए तो जीटीपी, ये तो जोड़ ही रहे हैं जीटीपी एक यहाँ पर और एक ट्रांसलोकेशन में जोड़ना है, पहले वाले को छोड़कर। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखो, जब नेक्स्ट, अब बताओ इसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, शायद इसके बाद यूएए था, यूएए था। बताओ इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ट्रांसलोकेशन में 1 जीटीपी तो खर्च होगा ना ट्रांसलोकेशन में, लेकिन जब ये मूव करते करते ए यू जी यू 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 सी यू ए अगर आ गया और यहां पर आपका राइबोसोम आ गया, बताओ इसके लिए क्या कोई टीआरएनए था क्या? यूए के लिए नहीं था, नहीं था। यानी 1 जीटीपी ट्रांसलोकेशन में तो खर्च हो जाएगा, लेकिन अब अगला कोई टीआरएनए नहीं आएगा, तो 1 जीटीपी ये और 1 जीटीपी पहले वाले टीआरएनए के लिए, यहां भी हिसाब हो गया 2 जीटीपी का, यहां भी हिसाब हो गया 2 जीटीपी का। तो सिंपल सा, इतना दिमाग नहीं लगा, इतना दिमाग तो मैंने बस सर कैसे आया ये बताने के लिए बताया, अदरवाइज इतना दिमाग नहीं लगना। सिंपल सी बात है, एक अमाइनो एसिड के लिए 1 एटीपी और 2 जीटीपी कंज्यूम कराना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कोई टर्मिनेशन तक जा रहा है, याद रखना मैं पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड जोड़ने की बात कर रहा हूँ, जोड़ने का काम इलॉन्गेशन तक ही होता है, टर्मिनेशन तो सब कुछ रिलीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा गया, इलॉन्गेशन तक पूछा गया, तो सिंपल से याद रखना कि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में आपसे पूछा जाए 100 अमाइनो एसिड को जोड़ना है, 100 अमाइनो एसिड को, तो बताओ कितना एटीपी और कितना जीटीपी कंज्यूम है? 100 एटीपी 200 जीटीपी, बस सिंपल सा ऐसे याद रखो। बट यहां से क्वेश्चन नहीं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब आपको देना है। आप ये बताओ इनिशिएशन किसके प्रेजेंस में होता है? ठीक है, आप बताओ। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही। क्या एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है? और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो बोल सकते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीपेप्टाइड, ट्रांसलेशन है। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड है और वहां अमाइनो एसिड है। ठीक है, एयूजी प्रोकैरियोटिक में किसको कोड करेगा और यूकैरियोटिक में मिथुनिन को। एसडी सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में कि यूकैरियोटिक में? और 7mg। ठीक है, इलॉन्गेशन की प्रोसेस जब होगा तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज में प्रोकैरियोटिक में कौन सा आरएनए होगा और यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में 28s। क्या जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो पी साइड पर उसके कार्बोक्सिलिक और ए साइड पर है उसके अमीनो ग्रुप के बीच में होता है? क्या टर्मिनेशन की प्रोसेस रिलीजिंग फैक्टर के प्रेजेंस में होता है? कितने टर्मिनेशन कोडॉन थे? एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 20 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितना एटीपी और कितना जीटीपी खर्च होगा? बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब मैं आपसे बोलता हूं, आप क्या सोच रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें किसी को डाउट है या किसी को ऐसा लगा हो कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती? बस ठीक है,
आपके पास जवाब है, मैंने एटीपी भी बोल दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, एक एटीपी 2 जीटीपी याद रखना है, एक अमीनो एसिड के लिए, काम खत्म। तो अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का जवाब है तो सब ठीक है। अरे कुछ नहीं एटीपी जीटीपी अगेन यार, मैंने बोला एनसीईआरटी में एटीपी जीटीपी बोला ही नहीं, तो सीधे से याद रखो, एक अमीनो एसिड के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी। अब कोई पूछ रहा 23s आरआरएनए क्या है, कोई पूछ रहा 28s आरआरएनए क्या, बताओ उनको ये भी नहीं पता है। टर्मिनेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर, पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन मैंने बोला, जब पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, जो मैंने पूछा उसमें कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं आता तो क्वेश्चन वहां नहीं कर पाओगे। मैंने आपसे ये बोला कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो जो पी साइड पर अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो ए साइड पर है उसके अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिस्ट्रॉन वाला पॉइंट, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन में, सपोज मैं आपसे बोलता हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन में सपोज 10 अमीनो एसिड है, मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में सपोज 10 अमीनो एसिड हैं, तो आप तो बता दो इस एमआरएनए में कोडॉन का नंबर बता दो, आप कोडॉन कितने होंगे टोटल, कोडॉन बताओ 11, भाई 10 के लिए 10 सेंस कोडॉन और एक नॉन सेंस कोडॉन, और इसमें नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे, तो ये तो हो गया एमआरएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस। अब डीएनए की बात करूं यानी सिस्ट्रॉन की बात करूं, बताओ डीएनए क्या डबल स्ट्रैंड होता है, 66 हो जाएगा, ये मैंने बोला हो जाएगा भाई। अब विच मूव, ये मूव, वो मूव कुछ काम का नहीं है, फैक्टर भूल जाओ, ये पॉइंट याद रखना, ठीक, ओके। अब आपको करना क्या है, घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, दो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपने सामने एक टॉपिक है, किसी ने पूछा 11 कोडॉन क्यों होगा, 11 इसलिए क्योंकि ये बात पिछले लेक्चर में हो चुकी थी, 11 क्यों होगा, क्योंकि 10 अमीनो एसिड के लिए 10 सेंस कोडॉन हो जाएगा और एक नॉन सेंस कोडॉन हो जाएगा, एक नॉन सेंस कोडॉन हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया। अब अगला टॉपिक है जीन रेगुलेशन। ये जीन रेगुलेशन क्या है इसकी बात करते हैं। आप ये बताओ डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, और प्रोटीन से आगे चल के बनेगा एंजाइम, राइट। अब उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, अगर है तो एंजाइम बनना चाहिए, और अगर नहीं है तो एंजाइम नहीं बनना चाहिए। आप ये बताओ ट्रांसलेशन तक पढ़ने में एक बात तो समझ में आ रही है कि ये प्रोटीन, ये एंजाइम फ्री में नहीं बना, बनाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो अगर उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तो एंजाइम बनना चाहिए, और अगर एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एंजाइम नहीं बनना चाहिए। नहीं तो अगर एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है और तब भी एंजाइम बना रहे हो यानी एनर्जी खर्च करो, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इस तरह की बात हम जीन रेगुलेशन में करने वाले। तो बेसिकली इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अगर हमें फैन की रिक्वायरमेंट है तो हम फैन के स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन। और अगर अगर फैन की रिक्वायरमेंट है तो फैन के स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर दिया। और अगर फैन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ ये हम करते रहते हैं। अब आप बताओ अगर आप जिस रूम में रहते हो वहां से अगर आप मार्केट में जाते हो तो फैन के स्विच को ऑफ कर देते हो, अगर फैन तब भी चलाते रहते हो तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कुछ इस तरह की बात यहां भी होने वाली है जीन रेगुलेशन। दैट मीन्स जीन प्रेजेंट है, अगर उससे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सिस्टम स्विच ऑन होगा, और अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिस्टम स्विच ऑफ होगा।
यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ, कुछ इस तरह की बात हम करने वाले। तो जीन रेगुलेशन में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, सर आपने 4n बेस होता है उसमें 3 क्यों लेते हैं बोला था। RNG 4 नाइट्रोजन बेस तो टोटल तैयार, एक कोडान में तो 3 ही नाइट्रोजन बेस होंगे। एक कोडान में क्या 4 नाइट्रोजन बेस होंगे क्या? एक कोडान में तो 3, आपने पढ़ा था जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी ट्रिपलेट होती है। एक कोडान में 3 ही लोग हैं ना, कि चारों को चारों ले लोगे UCAG। एक कोडान में 3 नाइट्रोजन बेस, 4 कहां से हो जाएंगे? पूरा जेनेटिक कोड खत्म हो गया ट्रिपलेट के भी यहाँ पे। है ना? चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन आपके सामने है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या है? वो जीन जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। दीज जीन आर ऑलवेज रिमेन एक्टिव, ऑलवेज ऑन, देयर प्रोडक्ट आर कांस्टेंट नीड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। फॉर दिस जीन नो नीड ऑफ रेगुलेशन। जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस, यानी वो जीन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है वो जीन है जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, यानी जीन से बनने वाले प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा सेल में बनी होती है। तो अगर हमेशा सेल में बनी है तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात होगी नहीं, वो तो हमेशा स्विच ऑन ही रहे। ऐसे जीन को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं, जो हमेशा स्विच ऑन रहेगा और इसको रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है कि कभी स्विच ऑन तो कभी स्विच ऑफ, हमेशा एक्टिव ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस, आपने एक एग्जाम्पल लिया कि ग्लाइकोलाइसिस के जीन की, ग्लाइकोलाइसिस में जो डिफरेंट एंजाइम है उसको बनाने वाले जीन की रिक्वायरमेंट हमेशा है, तो हमेशा वो काम करता रहेगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल। दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, स्मार्ट जीन, लग्जरी जीन। नाम से लग रहा है कि वो जीन जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सेल में हमेशा एक जैसी नहीं होगी, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे जीन का रेगुलेशन होता है। दिस जीन आर नॉट ऑलवेज रिमेन एक्टिव, यानी कभी ऑन होगा तो कभी ऑफ होगा, ऐसे जीन का रेगुलेशन होता है। तो मान लो आपने बोला कि जीन ऑन है तो mRNA बना, प्रोटीन बना, और अगर ऑफ है तो mRNA नहीं बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा। अब ये बात समझ में आ रही है कि जो हम जीन रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं वो किस जीन का पढ़ने वाले हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, वो जीन जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सेल में हमेशा नहीं है, जब है तो ऑन होगा और जब नहीं तो ऑफ होगा। तो हमें ये समझना होगा कि कैसे ऑन होगा और कैसे ऑफ होगा, कब ऑन होगा और कब ऑफ। ये बात तो समझ में आ गई हमें कि जब रिक्वायरमेंट है तो ऑन है, रिक्वायरमेंट नहीं तो ऑफ है, ये तो समझे। बट वो रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कोई एग्जाम्पल अपने सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कुछ इस तरह की बात हमें करनी है। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन ऑफ ऑफ। देयर प्रोडक्ट आर नॉट कांस्टेंट नीड फॉर अ सेलुलर एक्टिविटी, इसलिए कभी ऑन और ऑफ में रहेगा। फॉर दिस जीन रेगुलेशन रिक्वायर्ड, टू टाइप होता है, इंड्यूसिबल होगा, रिप्रेसिबल। यानी जो जीन का रेगुलेशन है वो दो तरह का होता है, एक इंड्यूसिबल होता है, एक रिप्रेसिबल। क्या है इंड्यूसिबल, क्या है रिप्रेसिबल, भी सामने नहीं आया है, बट आपने ये लिखा कि जो इंड्यूसिबल है वो जनरली ऑफ कंडीशन में होता है, ये ऑन होता है, जनरली ऑफ रहेगा फिर ऑन। कैसे ऑन कैसे ऑफ अभी डिस्कस नहीं है, डिस्कस करना है। रिप्रेसिबल इसका उल्टा होगा, जनरली ऑन रहेगा और फिर ये ऑफ होगा। तो यहां पर आपने बोला कि जो जीन रेगुलेशन हम पढ़ने वाले हैं वो जीन रेगुलेशन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का पढ़ेंगे, जिसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सेल में हमेशा नहीं है, कभी स्विच ऑन कभी स्विच ऑफ, रिक्वायरमेंट है तो स्विच ऑन, नहीं है तो स्विच ऑफ। कैसे स्विच ऑन होगा, कैसे स्विच ऑफ होगा, कब स्विच ऑन होगा, कब स्विच ऑफ होगा, ये सब पढ़ना है। अब जो ये जीन रेगुलेशन होता है वो दो तरह का है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल। क्यों इंड्यूसिबल बोला, क्यों रिप्रेसिबल, ये सब अगले लेक्चर में आपको समझ में आएगा। इंड्यूसिबल ऑपरेशन जनरली स्विच ऑफ में होता है, ये स्विच ऑन उसके बाद होगा, और रिप्रेसिबल जनरली स्विच ऑन होता है उसके बाद ये स्विच ऑफ होगा। तो सवाल है कि स्विच ऑन से स्विच ऑफ कैसे होता है रिप्रेसिबल, या ये जो इंड्यूसिबल स्विच ऑफ है ये कैसे स्विच ऑन होता है, ये सारी बातें हमें अगले लेक्चर में पता चलेंगी। ओके, थैंक यू। अभी देखता हूँ बेटा।